नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास और दोस्तों स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे हम लोग। आप बाकी के वीडियोस जो हैं आप प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने बनाए थे उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं जनरल एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो कि सेक्शन 3 के अंदर बता रखे हैं। सबसे पहले, थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन, एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस। मतलब कि जो भी जनरल एक्सेप्शंस होंगी ना, जो चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस का, उसको एक तरह से कंसिडर करके बाद ही जितनी भी डेफिनेशंस और जितनी प्रोविज़न होंगी उनको यहाँ पर समझा जाएगा, ठीक है। थ्रू द एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशंस, पीनल प्रोविज़न और इलस्ट्रेशंस। अब ये कह रहा है कि वो जो एक्सेप्शंस है ना, वो इन डेफिनेशंस के अंदर नहीं बता रखी होंगी, ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि उनको अलग से बता रखा हो, बट उन एक्सेप्शंस को कंसिडर करने के बाद ही उस डेफिनेशन, पीनल प्रोविज़न या फिर इलस्ट्रेशन को माना जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, ए के अंदर क्या है। दिस सेक्शंस इन दिस संहिता विच कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस द चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस। मतलब कि ये कह रहा है कि जो ये संहिता है ना, इसमें जो सेक्शंस है, ठीक है, और जिसके अंदर ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है, वो ये कहता है कि वो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है, कि कोई चाइल्ड है जो कि 7 साल की एज के अंडर है, वो कोई ऑफेंस ऐसा कर ही नहीं सकता। बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है ना। पर जो डेफिनेशन है उसको कैसे समझा जाएगा, जो ये जनरल एक्सेप्शंस है इसको मतलब मद्देनज़र में रखकर उसको समझा जाएगा, जो कि जनरल एक्सेप्शंस प्रोवाइड करती है दैट द नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 year ऑफ एज। मतलब कि 7 साल का जो बच्चा होगा ना, उसकी एज के अंडर, 7 साल के अंदर के जो एज का बच्चा होगा, वो कुछ भी अगर अपराध करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। वही एक तरह से कंसिडर करके उसकी जो डेफिनेशंस है ऑफेंस की, उसको माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड, ठीक है, हु हैज़ कमिटेड मर्डर। Here A is not guilty of the offence of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exceptions which provide that nothing is an offence which is done by a person who is bound by law। मतलब कुछ भी ऐसा ऑफेंस नहीं माना जाएगा कि कोई भी पर्सन जो कि बाउंड बाय लॉ अगर कोई कुछ काम करेगा, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में क्या बताया कि ए जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसको शक था, एप्रीहेंड मीन्स उसको शक था जेड के ऊपर कि इसने मर्डर किया है। उसने उसको अपनी हिरासत में ले लिया, ठीक है ना। हो सकता है उसने उसको थाने में बंद कर दिया हो, ठीक है ना, या फिर उसको मतलब अपने कंफाइनमेंट में ले लिया हो, ठीक है। तो हो सकता है उसने गलती से, मतलब उसने जेड ने मर्डर ना भी किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसको एक तरह से गिल्टी नहीं माना जाएगा पुलिस ऑफिसर को, उसको अपनी हिरासत में रखने के लिए, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए क्या था, लीगली बाउंड था, ठीक है, बाउंड बाय लॉ था। चलिए आगे देखते हैं। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। तो ये बात भी ठीक है कि कहीं भी अगर किसी भी पार्ट में किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो पूरी संहिता पे ही क्या होगा, अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ पर्सन, स्पाउस, क्लर्क, सर्वेंट on account of the person, it is in that person position within the meaning of this संहिता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो एक तरह से क्या करता है, पोजेशन में दे देता है स्पाउस के, क्लर्क के या फिर सर्वेंट के, तो यहाँ पर माना जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये उसी पर्सन के पोजीशन में है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परली और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट इज द क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ। मतलब एक तरह से अगर वो टेम्परली या फिर कोई ओकेजनली भी अगर उनको एक तरह से एम्प्लॉय करता है या फिर वो रख लेता है सर्वेंट को या फिर क्लर्क को, तो उनको क्लर्क या सर्वेंट ही माना जाएगा, ठीक है, चाहे वो ओकेजनली हो, चाहे वो किसी मतलब टेम्पररी बेसिस पे भी उनको रखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट,
वर्ड्स विच रेफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। जब तक कि लिखकर कुछ नहीं बता दिया जाए, ठीक है, जो वर्ड होगा एक्ट डन उसमें क्या इंक्लूड करेंगे हम लोग हमेशा, इलीगल ओमिशंस। चलिए फिफ्थ देखते हैं। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट इज वेयर डन बाय अलोन। मतलब कि एक तरह से जब काफ़ी सारे पर्सन, एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स जब किसी काम को कॉमन इंटेंशन से कर रहे हैं, किसी भी अपराध को कॉमन इंटेंशन से कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि हर उस व्यक्ति ने, ठीक है ना, अकेले ही वो अपराध किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली, ठीक है, बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, मतलब एक से ज़्यादा। ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स इन सच एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन is liable for the act in the same manner as it is as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। मतलब एक तरह से माना जाएगा कि हर व्यक्ति ने जैसे कि अलग अलग अपराध किया हो, ठीक है, हर व्यक्ति क्या होगा, लाइबल होगा। वेयर एवर द कोजिंग ऑफ इफेक्ट और अटेम्प्ट टू कोज दैट इफेक्ट by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that causing of that effect partly by act और partly by omission is the same offense। मतलब देखा जाए ना कि भाई कुछ तो omission से कर दिया और कुछ एक तरह से एक्ट से करा गया, ठीक है, किसी चीज़ को करने के लिए। जैसे कि मान लो किसी हमने मर्डर करने की कोशिश करी, कुछ तो ओमिशन से कर दी, कुछ हमने एक्ट से कर दी, तो उसको एक तरह से सेम ही ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए इंटेंशनली कोजेज जेड डेथ, मतलब कि ए जो है ना जानबूझ के जेड को मारना चाहता है, ठीक है, पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जेड फूड। उसने क्या करा, उसने जानबूझकर जेड को भूखा मारने की कोशिश करी, उसे खाना नहीं दिया। और पार्टली बाय बीटिंग जेड, मतलब उसने क्या करा, कुछ उसने उसको पीट भी दिया। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए ना, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको माना जाएगा कि वो मर्डर कर रहा है। अब उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई आधा तो भाई मैंने तो थोड़ा ही मारा था, ठीक है ना, बाकी तो ये ना खाना देने से मर गया। या फिर हम ये नहीं कह सकते कि यार कि मतलब ये तो पीटने से ही मर गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके मतलब एक तरह से देखा जाएगा और उसको ये देखा जाएगा कि उसने मर्डर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, मतलब कि कई सारे मतलब एक तरह से एक्ट्स उसके अंदर कर दिए। हो सकता है उसको भूखा भी रखा हो, ठीक है, उसको मारा भी हो, ठीक है, कई सारे तरीकों से मतलब अलग अलग तरीकों से उसको प्रताड़ित किया हो। ठीक है ना, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense, जिसको मतलब एक तरह से जोड़ जाड़ के देखा जाए ना, वो ऑफेंस बन रहा है। by doing any one of those act और either singly और jointly with any other person, या फिर हो सकता है किसी और पर्सन भी, मतलब कोई और भी हो उसके अंदर इंक्लूड, ठीक है, commits that offense, मतलब माना जाएगा कि वो ऑफेंस हो रहा है। चलिए भाई देखते हैं एग्जाम्पल से, इसको और क्लैरिटी से समझते हैं। A and B agree to murder Z by severally and at a different times giving him small doses of poison। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या करा कि भाई देखो हम अलग अलग टाइम पे क्या करेंगे, उसको मतलब कि जहर देंगे। ठीक है, A and B administered the poison according to the agreement, ठीक है, विद इंटेंट टू मर्डर Z। मतलब एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, जो पॉइजन देने का काम है ना वो कर रहे हैं, ठीक है, Z को मारने के लिए। अब Z मर जाता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। ठीक है, हेयर A and B इंटेंशनली कोऑपरेट्स in the commission of murder and as each of them doses an act which the death is caused। मतलब कि उन्होंने क्या करा, दोनों ने ही ऐसे मतलब उसको डोज दिए थे। ठीक है, मतलब चाहे उन्होंने भाई थोड़ा 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 करके दिया हो, पर जिससे क्या हो गई, उसकी मौत हो गई। दे आर बोथ गिल्टी ऑफ अ ऑफेंस थ्रू देयर एक्ट्स आर सेपरेट। चाहे उनका जो एक्ट था, ठीक है ना, वो अलग अलग था, ए ने अलग जहर दिया और बी ने अलग जहर दिया, अलग अलग समय पर जहर दिया, तब भी उनका इंटेंशन क्या था, उसको एक ऑफेंस को करने का था। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स, मतलब कि वो क्या है, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। ठीक है, एंड एज सच हैव द चेंज ऑफ चार्ज ऑफ जेड, मतलब कि एक तरह से जो चार्ज ऑफ जेड का मतलब है जो जेड की जो जिम्मा है ना वो उनके ऊपर है भाई। ठीक है, उनके मतलब नीचे अंडर में एक कैदी है जेड। ठीक है, ए प्रिजनर अल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर एट अ टाइम। ठीक है, मतलब कि 6 घंटे के लिए। ए एंड बी इंटेंडिंग टू कोज जेड डेथ। अब वो दोनों क्या करना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं। नोइंगली कोऑपरेट इन कॉजिंग दैट इफेक्ट बाय इलीगल ओमिटिंग ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस टू फर्निश जेड विद फूड सप्लाइड टू देम फॉर द पर्पज।
मतलब उसको जो खाना दिया जाता है ना, वो दोनों ही क्या करते हैं, जानबूझ के एक तरह से वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई हम लोग भूल गए उसको खाना देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए जेलर हैज़ अ चार्ज ऑफ जेड, मतलब कि जेड जो है ना उसके मतलब कि एक तरह से देख रेख में है, ठीक है, जो कि एक प्रिजनर है। ए इंटेंडिंग टू गोज जेड डेथ, ए क्या करता है, उसको मारना चाहता है। इलीगली ओमिट टू सप्लाई जेड विद फूड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूस इन स्ट्रेंथ। क्या हो जाता है भाई, वो फूड नहीं देता उसको, ठीक है, जिससे क्या होता है भाई, वो जेड जो है वो एक तरह से बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। बट द स्टारवेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ। स्टारवेशन का मतलब होता है एक तरह से भूखमरी। अब जो ये भूखमरी थी वो इतना ही भी नहीं थी कि मतलब कि वो एक तरह से जेड जो है वो एक तरह से भूखमरी के कारण मर जाए। ठीक है, चलिए। ए इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, एंड बी सक्सीड्स। मतलब क्या हुआ, ए जो है ना उसको डिसमिस कर दिया गया ऑफिस से और बी जो है उसकी जगह आ गया। बी विदाउट कल्यूजन और कोऑपरेशन विद ए, मतलब कि कोई मिली भगत नहीं थी ए के साथ उसकी, जो पहले वाला जेलर था। इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड नोइंग दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज जेड डेथ। अब उसको ये बात पता थी कि भाई मैं इसको खाना नहीं दूंगा ना तो ये मर जाएगा, तो उस क्या करता है, खाना देने मतलब उसको इलीगली ओमिट करके उसको मतलब एक तरह से जानबूझ के खाना नहीं देता। अब जेड डाइज ऑफ हंगर, अब जो जेड है वो भूख से मर जाता है। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, जो बी होगा ना, जो बाद वाला जेलर होगा वो गिल्टी ऑफ मर्डर होगा। पर जो ए होगा ना, जो पहले था, ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, जो कि उसने भाई एक तरह से कोऑपरेट तो किया नहीं, वो अलग मारना चाहता था, वो अलग मारना चाहता था। तो ए जो होगा ना सिर्फ क्या होगा, ओनली कमिट, ठीक है ना, मतलब एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर उस पर लगेगा सिर्फ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। मतलब कि कोई क्रिमिनल एक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, कई सारे पर्सन, ठीक है ना, तो हो सकता है कि वो एक तरह से अलग अलग गिल्टी ऑफेंस का, ठीक है ना, किसी ने अलग क्राइम किया है, किसी ने अलग क्राइम किया है, ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए भाई इसको एक तरह से इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए अटैक जेड अंडर सच सर्कमस्टेंस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब ए जो है ना वो जेड पर क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेव प्रोवोकेशन, मतलब एक तरह से किसी भड़कावे में आकर वो कर देता है, ठीक है ना, वो और सिर्फ अटैक वो ऐसे करता है कि भाई सिर्फ कल्पेबल होमोसाइड है, मतलब एक तरह से उसने क्या करा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरी उसको चोट पहुंचा दी, ठीक है, पर उसका मर्डर नहीं हुआ। ठीक है, बी हैविंग इल विल टूवर्ड्स जेड, मतलब कि जो बी था ना उसका क्या था, एक तरह से बी की इल विल थी, मतलब एक तरह से वो उसके एक तरह से बैर का भाव रखता था जेड के प्रति। एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, मतलब वो जेड को मारना चाहता था। एंड नॉट हैव बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन असिस्ट ए इन किलिंग जेड, मतलब एक तरह से उसको किसी ने भड़काया भी नहीं हुआ था और वो ए के साथ मतलब कोई भी असिस्ट नहीं कर रहा था। ए और बी का कोई लेन देन नहीं था यहाँ पर, मतलब एक तरह से आपसी कोई सम्मति नहीं थी। ठीक है, हैंस, ठीक है ना, हेयर, हालांकि ए और बी आर बोथ इंगेज इन कॉजिंग डेथ, मतलब जेड की जो डेथ करना चाहते थे ए और बी, यहाँ पर बी जो होगा वो गिल्टी होगा सिर्फ मर्डर का और ए जो होगा गिल्टी होगा ओनली कल्पेबल होमोसाइड। ठीक है, चलिए इसके साथ भाई ये जो चैप्टर है इसको फिनिश करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको मेरे ये जो वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं ना उसके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए।